हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। ईश्वर करें आप सब बहुत स्वस्थ हों, अच्छे हों। मैं रजनीश आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल बातें कहानियों की कहानी की श्रृंखला में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आजकल एक फिल्म है जो सोशल मीडिया में चर्चा का विषय बनी हुई है। इसको लेके कई जगह विरोध प्रदर्शन भी किए जा रहे हैं। एक फिल्म जिसका नाम है द केरला स्टोरी, जिसके निर्देशक सुदीप्तो सेन और उसके निर्माता विपुल शाह, ये दोनों मिलकर एक फिल्म बनाए। जो विवाद का विषय है वो इस फिल्म का कथानक है, जिसमें केरला राज्य से एक बहुत बड़ी संख्या में गैर मुस्लिम महिलाएं, या कह लीजिए गैर मुस्लिम वो महिलाएं जो 35 से कम एज की थी, यंग महिलाएं, उनका ब्रेन वॉश करके धर्मांतरण किया जाता है और उनको मुसलमान बनाया जाता है, इस्लाम कबूल करवाया जाता है। और उसके बाद उनको भारत विरोधी, देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त करके, बहका करके उनको भारत से ISIS के हब इराक, सीरिया, बगदाद, इन सब जगहों पे भेजा जाता है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस पे एक अपनी जो और सोर्सों से, जिन सोर्सों से मुझे जो मिल सका, वहाँ से मैं कलेक्ट करके एक स्टोरी आप लोगों के सामने रखूं। तो मैं शुरू करता हूँ कहानी की शुरुआत। दरअसल साल 1994 में एक पार्टी बनाई जाती है, NDF, नेशनल डेवलपमेंट फ्रंट ऑफ केरला। इसका गठन होता है। लगभग 12 साल बाद इस पार्टी को, जो लोगों ने बनाया था, उन लोगों ने एक कॉन्फ्रेंस करके इस पार्टी का नाम बदल के इसे PFI करते हैं। PFI, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। अब धीरे धीरे ये जो PFI है, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, ये अपनी जड़ें केरला में ही नहीं, देश के कई राज्यों में जमाना शुरू करता है। धीरे धीरे इसके कई समर्थक इससे जुड़ते चले जाते हैं। और ये जो PFI है, ये केरला राज्य के कई जगहों पर कई इस्लामिक सेंटर बनाए, बहुत सारे इस्लामिक सेंटर बनवाए। और इसके साथ ही इसने अपने बहुत सारे विंग्स बनाए। और उस विंग्स में लॉयर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, महिलाएं, बच्चे, बहुत सारे लोगों को मिला के उसने अलग अलग अपने विंग्स बनाए। उसी केरला के ही कोझीगाड में थर्बियातुल इस्लाम सभा नाम की एक संस्था बनी, और उसी के साथ साथ सत्य सारी ट्रस्ट नाम की दूसरी संस्था। ये दोनों संस्थाएं भी PFI के साथ मिलके PFI के ही जैसे काम में लग गए। थर्बियातुल इस्लाम सभा और सत्य सारी ट्रस्ट, इनका काम ये था, खासकर गैर इस्लामिक जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, जिनकी उम्र 35 से कम की है, उनको बरगला के, उनके ब्रेन वॉश करके उनको इस्लाम के लिए तैयार करना, और उसके बाद इस्लाम कबूल करवाना, और इस्लाम कबूल करवाने के बाद उनको देश विरोधी गतिविधियों में सम्मिलित करवाना, और उनको देश से बाहर भेजकर ISIS के कब्जे वाले क्षेत्रों में, जहां उनका गढ़ होता है, सीरिया, इराक, बगदाद, मोसुल, इन सब जगहों पे उनको भेजना। तो इसका ये PFI और थर्बियातुल इस्लाम सभा और सत्य सारी ट्रस्ट, इनका काम था। ऐसा आरोप इन पे लगता रहा, और ये
जो बात मैं बता रहा हूं आपको, ये मैं अपने से नहीं बता रहा। एनआईए ने अपनी रिपोर्ट जो सौंपी है उसमें ये सब बातें, सब की सब बातें उनकी चार्जशीट में लिखी गई हैं। साल 2006 में नई सरकार का गठन होता है केरला में, और सीपीआईएम, ये जो मार्क्सवादी पार्टी है, इसके बीएस अच्युतानंद सीएम बनते हैं। क्योंकि बीएस अच्युतानंद केरला के थे तो उनको पीएफआई की गतिविधियों का नॉलेज था, उनको पता था कि पीएफआई क्या कर रहा है केरला में, और इससे जुड़े दोनों संगठन तरबियतुल इस्लाम सभा और सत्य सारणी ट्रस्ट, इनकी भी जानकारी उनको थी। तो चीफ मिनिस्टर बनने के बाद इन्होंने अपने खुफिया एजेंसीज को आदेश दिया कि अपनी वो जानकारियाँ जुटाएं कि क्या इन सब चीज़ों में कितनी सच्चाइयाँ हैं। तो जो हमारी खुफिया एजेंसियाँ थीं, उनको जानकारी मिली कि क्रिश्चियन और हिंदू लड़कियों का, जो हिंदू और क्रिश्चियन लड़कियां यंग हैं, तो 35 से कम आयु की हैं, उनको ब्रेन वॉश करके उनको जो गैर इस्लामिक हैं लड़कियां, उनको इस्लाम कबूल करवाया जा रहा है। और इसमें शामिल दो संस्थाएं, तरबियतुल इस्लाम सभा और सत्य सारणी ट्रस्ट, और तीसरी जिसके लिए काम कर रही थी पीएफआई, और ये तीनों मिलके कहीं न कहीं आईएसआईएस के लिए काम कर रहे थे। ये आईएसआईएस के हैंडलर्स के रूप में काम कर रहे थे। और ये पीएफआई का जो काम था यूं ही चलता रहा। तो साल आता है 2009, 29 सितंबर 2009 को केरला हाई कोर्ट में अपनी टिप्पणी में भी एक शब्द कहा। उसने इस मैटर पे, एक मैटर आया, केस आया, उस केस पे अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि एंटी रोमियो, माफ कीजिएगा, रोमियो जिहाद और लव जिहाद जैसी घटनाएं केरला में बढ़ रही हैं। अभी तक लव जिहाद नामक शब्द कहीं नहीं था। कोर्ट की इस टिप्पणी करने के बाद लव जिहाद और जिहाद, रोमियो जिहाद जैसे शब्द प्रकाश में आए। तो कोर्ट में दरअसल कोर्ट ने पुलिस को आदेश दिया कि इस मामले में अपनी जो रिपोर्ट है वो सौंपे कोर्ट को। तो जो एक केस था जिस मैटर में केरला हाई कोर्ट ने अपनी टिप्पणी की, उस केस का नाम था शहंशाह वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। जो ये केस है शहंशाह वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, इसको बाकायदा आप जाके इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो ये केस आपको मिल जाएगा। और इस केस में जो मैटर था, जो मामला था, कोची के शहंशाह और सिराजुद्दीन, इन दोनों ने दो लड़कियों को, जिसमें कि एक हिंदू और एक लड़की क्रिश्चियन थी, उसने शहंशाह और सिराजुद्दीन ने ज़बरन इन लड़कियों का धर्म परिवर्तन किया। इसी मैटर को लेके ये केस बनाया गया। ये केस दाखिल हुआ और इस पे कोर्ट ने संज्ञान लिया। तो सिराजुद्दीन पर धारा 377 की भी कार्रवाई की गई, क्योंकि जो क्रिश्चियन लड़की थी उसने बताया कि जो ये शहंशाह है, सिराजुद्दीन जो है, वो इस लड़की को जिस सेंटर में रखा ले जाके, उसके साथ यौन उत्पीड़न किया गया, अप्राकृतिक तरीके से यौन उत्पीड़न किया गया, जिसके अंतर्गत सिराजुद्दीन पर धारा 377 की कार्रवाई की गई। इन आरोपियों को, जो इन दोनों आरोपी हैं, इसमें शहंशाह जो है वो एक मुस्लिम था,
वह एक कॉलेज से MBA कर रहा था, और ये जो लड़की है जिसका मैटर, जिसने आरोप लगाया था, वो भी उसी कॉलेज से MBA कर रही थी। तो ये क्या करता है, जो शहंशाह है वो उस लड़की को धीरे धीरे उस लड़की से क्लोज होता है और उसको दोस्त बनाता है। दोस्त बनाने के बाद धीरे धीरे इतना क्लोज हो जाता है कि उस लड़की को ब्रेन वॉश करके इतना क्लोज कर देता है कि वो लड़की से कहता है एक दिन कि अगर आपको मेरी ज़िंदगी में आना है, अगर आपको मेरे साथ रहना है, तो आपको इस्लाम कबूल करना होगा। इतना ही नहीं, जो शहंशाह है इस लड़की को अपने घर ले जाता था, अपनी माँ से मिलवाता था, और जो इसकी माँ है शहंशाह की, वो इस लड़की को जो इस्लाम के रूल्स हैं उसको बताती, उसके बारे में समझाती, और जो हिंदू धर्म के रूल्स हैं, हिंदू धर्म की तमाम चीज़ें, जो संस्कार हैं, इन सब के अगेंस्ट उस लड़की के दिमाग में भरती और उसको सिखाती कि इस्लाम में कैसे रहा जाता है, इस्लाम के क्या रूल होते हैं। धीरे धीरे शहंशाह पूरी तरीके से इस लड़की से बहुत क्लोज हो गया, और जब इसने कहा कि इस लड़की से कि अगर आपको मेरे साथ रहना है तो आपको इस्लाम कबूल करना पड़ेगा, और ये कहने के बाद ये जो शहंशाह है इस लड़की को जिस सेंटर में ले जाके रखा था, वहाँ PFI के जो लीडर्स थे और सत्य सारणी ट्रस्ट के, तरबियतुल इस्लाम सभा के, ये लोग इससे मिलने आते थे और बारी बारी इस लड़की का ब्रेन वॉश करते थे। और बाद में लड़कियों को केरला से एर्नाकुलम और वहाँ से मल्लाकुलम ले जाया गया। एर्नाकुलम में ही इन दोनों लड़कियों को एक घर में रखा गया और इनसे मिलने, जैसे मैं बताया, PFI के सदस्य आना शुरू कर दिए, और जब भी वो आते थे इन दोनों लड़कियों को अपने हर स्तर पे ब्रेन वॉश करते, और वहाँ इन लड़कियों के साथ यौन शोषण भी किया जाता था। और इसी मामले को लेकर इनके परिवारीजनों ने, जब इनके परिवारीजनों को पता चला कि दो लड़कियां हमारे घर से गायब हैं और दोनों आ नहीं रही हैं, तो उन्होंने एक मुकदमा दर्ज कराया। तो जब मुकदमा दर्ज कराया तो इन दोनों लड़कियों को अरेस्ट कर लिया गया। शहंशाह और दूसरा सिराजुद्दीन। तो जो सिराजुद्दीन था, जो क्रिश्चियन लड़की थी, उसके साथ यौन शोषण करता था, जिसके कारण उस पर भी 377 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ। केस चलता रहा और केस चलने के दरमियान ही इन दोनों ने, शहंशाह और सिराजुद्दीन ने, दोनों ने बेल के लिए पिटीशन दाखिल किया, एप्लीकेशन दिया, लेकिन कोर्ट ने इनके बेल की अर्जी को ठुकरा दिया। तो 2009 में इस केस को देखते हुए कोर्ट ने कहा कि ये जो कोर्ट ने अपनी टिप्पणी की, जैसे मैंने अपनी पहले बताया, इसी मुद्दे को देखते हुए जब कोर्ट को पुलिस ने अपना रिपोर्ट सौंपा, तो कोर्ट ने टिप्पणी किया कि केरला में बहुत ज़्यादा तादाद में यंग लड़कियों के साथ, जो लड़कियां गैर इस्लामिक हैं, उनको ब्रेन वॉश करके, रोमियो जिहाद और लव जिहाद करके उन्हें इस्लाम कबूल करवाया जा रहा है। और कोर्ट को ये भी पता चला कि इन लड़कियों को ब्रेन वॉश करने के बाद इनकी जो शादी है वो मुस्लिम लड़कों से करवा दिया गई, कि चाहे उस लड़कों का कोई भी स्तर हो, उन लड़कों से करवा के उन्हें IS के गढ़ में भेजा जाने लगा। क्योंकि ये जो शहंशाह थे और जो सिराजुद्दीन था, ये IS के लिए हैंडलर्स का काम करते थे और पूरी तरीके से PFI के
थ्रू जो भी पीएफआई संगठन, तरबियतुल इस्लाम सभा और सत्य सारणी, इन सबके नक्शे कदम पे चल रहे थे। तो केरला में एक कॉलेज था जिसका नाम था न्यू मेन कॉलेज। वहाँ मलयालम के एक प्रोफेसर हुआ करते थे। एग्ज़ाम्स आने वाले थे, तो उस प्रोफेसर ने एक प्रश्न पत्र का क्वेश्चन सेट किया। उस प्रश्न पत्र में एक कोई क्वेश्चन था जिसको लेके बाद में विवाद हुआ, और यह कहा गया कि इस प्रोफेसर ने यह क्वेश्चन पेपर में आए क्वेश्चन से इनके प्रॉफिट, इस्लाम के जो प्रॉफिट हैं उनके सम्मान में, उनके मान सम्मान में गुस्ताखी की गई। और बाद में एक दिन इस कॉलेज में न्यू मेन कॉलेज है, इस कॉलेज में कुछ लोग घुसते हैं, और घुसने के बाद उस मलयालम के जो प्रोफेसर हैं उनको पकड़ते हैं और मारते पीटते हैं, और मारते पीटते हुए उनका हाथ काट देते हैं। जब ये घटना घटी केरल में और मीडिया में आई, तो उसके बाद केरल में आग की तरह फैल गई, और इनकी क्रूरता बर्बरता की कहानी पीएफआई के सदस्यों की धीरे धीरे केरल में फैलने लगी। लेकिन इन लोगों ने अपने काम में कोई रुकावट नहीं की, ये अपने काम को निरंतर करते रहे। मतलब उसमें कोई इन्होंने उसकी गति में कोई परिवर्तन नहीं किया, ये अपने मिशन को ऐसे ही चलाते रहे। जिसके बाद वो जिन लोगों ने प्रोफेसर को मारा था, उसके हाथ को काटा था, उनको गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने के बाद पीएफआई के कई ठिकानों पे पुलिस ने रेड मारे, और जब पुलिस ने रेड मारा तो देख के दंग रह गए कि उनके कई ठिकानों से बहुत मात्रा में गोला बारूद, वेपन्स, एम्यूनिशंस बहुत मात्रा में बरामद किए गए। और उसमें कुछ सीडी बरामद की गई जिसमें आईएसआईएस से रिलेटेड दंड देने के प्रावधान के वीडियोस थे। उनमें दंड देने का, आईएसआईएस दंड कैसे देता है, उसके वीडियोस थे। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो एंटी नेशनल थी और हिंदू धर्म के खिलाफ, जो हिंदू धर्म और जो गैर इस्लामिक धर्म है उसके लिए भड़काऊ बहुत सारी ऐसी सामग्रियाँ थी जो वहाँ पे मिली। और वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें मिली इस जो पुलिस गई थी उसको, जिससे ये पता चल रहा है कि पीएफआई को आईएसआईएस फंडिंग कर रहा है, और उस फंडिंग के डॉक्यूमेंट्स मिले। और लगभग 24-25 दिन बाद, कोर्ट के टिप्पणी करने के 24-25 दिन बाद, जो केरल के सीएम थे अच्युतानंदन, वो दिल्ली आते हैं। और दिल्ली आने के बाद वो बाकायदा मीडिया में अपना इंटरव्यू देते हैं और कहते हैं कि केरला में पीएफआई और दो संगठन, तरबियतुल इस्लाम सभा, सत्य सारणी ट्रस्ट, ये लोग जो गैर मुस्लिम लड़कियां हैं उनको ब्रेन वॉश करके धर्मांतरण करवा रहे हैं और उनको देश से बाहर भेज रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने एक शब्द कहा कि 2030 तक केरला को मुस्लिम स्टेट बना दिया जाएगा। और इसके कुछ डॉक्यूमेंट ऐसे मिले हैं जिससे मुझे ऐसा लग रहा है, अब चूंकि एक स्टेट के सीएम का ऐसा बयान हो तो मीडिया में हंगामा मचा। तो जब मीडिया में हंगामा मचा तो लगभग वो लोग जो गैर मुस्लिम लड़कियों की शादी, इसमें जो पीएफआई के सदस्य थे, गैर मुस्लिमों की लड़कियों की शादी
मुस्लिम लड़कों से करते थे। और इसमें सबसे बड़ी बात, ध्यान देने वाली बात यह है कि सीएम जो अच्युतानंदन हैं, वो जब ये बयान दिए, आज तो जो जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा, जो अभी चल रहा है मैटर, उसमें बहुत विवाद हो रहा है कि ये पार्टी वो पार्टी। तो जब सीएम थे अच्युतानंदन, उस समय तो कोई बीजेपी की सरकार नहीं थी, कोई बजरंग दल नहीं था, कोई हिंदू वाहिनी नहीं थी। तब सीएम अच्युतानंदन ने ये बयान दिया था कि 2030 तक ये लोग, अगर ऐसा रहा तो केरला को इस्लामिक स्टेट बना देंगे। अब आता है साल 2011, नई सरकार बनती है और कांग्रेस पार्टी के ओमान चांडी सीएम बनते हैं। लेकिन पीएफआई जो है वो अपने काम में कोई बाधा नहीं डालती, उसका काम यूं ही चलता रहता है। सरकार कोई भी आए जाए, वो अपने काम में वैसे मशगूल रहती है, और उसके जो सहयोगी संगठन है दोनों, वो भी उसको वैसे ही सपोर्ट कर रहे थे। तो केरला में साल 2011 में ही केरला पुलिस ने सीना फरजाना और नसीर नाम के 2 लोगों को अरेस्ट किया, और पूछताछ में ये पता चला कि दोनों आईएसआईएस के हैंडलर्स थे। आईएसआईएस के लिए दोनों काम कर रहे थे, सीना फरजाना और नसीर। इन लोगों का जो मुख्य काम था, ये केरला से हिंदू और क्रिश्चियन लड़कियों को ब्रेन वॉश करते थे, और उन्हें ब्रेन वॉश करने के बाद यमन जाके काम करने के लिए कहते थे। यमन जाने का मतलब आईएसआईएस। जब ये बात पता चली पूछताछ में कि दोनों पीएफआई के सहयोगी हैं और उसके लिए दोनों काम करते हैं, तो धीरे धीरे केरला के साथ साथ पूरे भारत में पीएफआई ने अपना संगठन फैला दिया और अपनी गतिविधियां जारी रखी। और ये दोनों जो थे, जिनसे पूछताछ में पता चला कि वो दोनों पीएफआई के सदस्य थे, सीना फरजाना और नसीर, इन दोनों को अरेस्ट किया जाता है। 2011 में ही, साल 2011 में ही काजरगोड केरला में ही एक लड़की सोनिया सबस्टीन, 2011 में कासरगोड केरला की एक लड़की सोनिया सबस्टीन, जो कि एमबीए की पढ़ाई कर रही थी, उसकी मुलाकात राशिद अब्दुल से होती है। ये राशिद अब्दुल पेशे से इंजीनियर था। राशिद और सोनिया दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं, दोनों में बहुत घनिष्ठ दोस्ती होती है, और दोनों इतने करीब आ जाते हैं कि वही जो कहानी सबके साथ होती आ रही थी कि उन्हें ब्रेन वॉश करके ये कहा जाता है कि आप इस्लाम धर्म स्वीकार कर लो, और जो गैर इस्लामिक धर्म है उसके बारे में बहुत नेगेटिव चीज़ें उनके दिमाग में भरी जाती थी। शुरू में तो सोनिया जो है कतराती रही, लेकिन उसका ब्रेन वॉश इस तरीके से किया गया कि बाद में ये जो है मान गई। और इसको ब्रेन वॉश करने में अब्दुल सोनिया को जो है मिला, और वो इसको इस्लाम कबूल करवाया। अब सोनिया भी पीएफआई के नक्शे कदम पे चल के आईएसआईएस के लिए काम करना शुरू कर दी, और इस अब्दुल ने इसको आईएसआईएस से मिलवा दिया, आईएसआईएस के हैंडलर्स से मिलवाया, और इसको एक हिसाब से आईएसआईएस का हैंडलर्स बना दिया। अब उस सोनिया का नाम बदल के, जब वो बाद में इस्लाम धर्म कबूल कर ली, उसका नाम बदल के उसका नाम आयशा कर दिया गया। और जो ये अब्दुल है, सोनिया ने अब्दुल से ही शादी कर ली, उसकी शादी अब्दुल से हो गई। और जो अब्दुल है, इसके पहले से एक बीबी थी जिसका नाम था यास्मीन।
और यास्मीन और अब्दुल ये दोनों पूरी तरीके से ISIS के हैंडलर्स थे। इन दोनों ने केरला में लगभग 10 स्कूल बनवाए और उस स्कूल को बनवाने में PFI ने फंडिंग की। तो जो स्कूल थे उस स्कूल में लड़कियां लाई जाती थी और वही काम उसके साथ गैर इस्लामिक जो रिलीजन्स हैं उसके अगेंस्ट दिमाग में भरना और उनको इस्लाम धर्म कबूल करवाना, ये सब बातें चलती रहीं। और जो राशिद था वो डार्क नेट के सहारे ISIS से कांटेक्ट किया करता था और इसके ज़रिए इसने राशिद और यास्मीन ने, ये जो सोनिया थी जिसने अपना नाम बाद बदल के यास्मीन कर लिया, इन दोनों ने मिलकर लगभग 21 गैर मुस्लिम लड़कियों को इस्लाम कबूल करवाया। और इसमें जो 23 साल की एक क्रिश्चियन लड़की जो कि सेंचुरी कॉलेज से, 23 साल की क्रिश्चियन लड़की और एक हिंदू लड़की जो सेंचुरी कॉलेज से जो है डेंटिस्ट का कोर्स कर रही थी, वो भी इसके संपर्क में आई। और इस अब्दुल ने उसको भी अपने शुरू में उससे दोस्ती की, प्रेम जाल में फंसाया और बाद में ये जो लड़की थी क्रिश्चियन जिसका नाम था निमिषा, उसकी शादी वेस्टर्न नाम के लड़के से कर दी गई। और ये वेस्टर्न नाम का जो लड़का था ये ऑलरेडी इस्लाम कबूल कर चुका था, तो इस हिसाब से उसका भी धर्मांतरण करा दिया गया। अब ये जो निमिषा, जो क्रिश्चियन लड़की निमिषा थी, अब उसका नाम फातिमा रख दिया गया। इनका ग्रुप धीरे धीरे बढ़ता गया और ये इनके हैंडलर्स थे, उनका एक ही काम था कि उससे दोस्ती करना, लब जिहाद और जो है इनसे दोस्ती करके इनको इस्लाम कबूल करवाना, इनका ब्रेन वॉश करना, ये चीज़ें चलती रही। और वो भी यंग लड़कियां। जो अब्दुल राशिद, जो राशिद अब्दुल है, उसका पूरा नाम अब्दुल राशिद था, ISIS का हैंडलर था ही। तो उसका एक ही काम था कि पहले प्यार का नाटक करवाना, उसके बाद उसका ब्रेन वॉश करना और इस तरीके से ब्रेन वॉश करना कि वो लड़की इस्लाम में आने के लिए राजी हो जाए। अब साल 2012 में केरल के CM ने एक रिपोर्ट सौंपी। उन्होंने बताया कि साल 2006 से लेकर साल 2012 तक लगभग 7,713 लड़कियां जो कि क्रिश्चियन और हिंदू थीं, उन्हें ब्रेन वॉश करके रोमियो जिहाद और लब जिहाद के जरिए इस्लाम कबूल करवाया गया। ये बात बहुत बड़ी थी। अब साल 2009 में से लेकर साल 2012 के बीच जो कन्वर्जन हुए उसमें 2,667 तो जो कन्वर्जन हुए साल 2009 और साल 2012 के बीच में वो थे 2,667 महिलाएं। उनमें 76% 35 साल की महिलाएं थीं, जिनकी उम्र 35 साल से कम थी, वो 76% थीं। और 2,195 लड़कियां इनमें हिंदू थीं और 492 लड़कियां जो क्रिश्चियन थीं। और 2005 में 2,800 और 3,200 लड़कियां हर साल 2005 से लेकर जो उनकी करामात चालू थी, लगभग 2,800 फिर 3,200 लड़कियां हर साल ब्रेन वॉश करके इस्लाम में कन्वर्ट की जा रही थी। इनका कन्वर्जन चालू था।
और जो इनके हैंडलर्स थे वो प्रॉपर अपने काम में लगे हुए थे। खासकर जो अब्दुल था, अब्दुल इतना ज़्यादा एक्टिव हो गया था, अब्दुल राशिद, कि बहुत ज़्यादा प्रभावी हो गया था। ज़्यादातर लोगों को यही फंसाता और ज़्यादातर हैंडलर्स को भी यही हैंडल करता था। 4 साल बाद अब्दुल ने लगभग 22 लड़कियों को ब्रेन वॉश किया। पीएफआई और आईएसआईएस के लिए ये हैंडलर से जुड़े और इन लड़कियों को हैंडलर्स को सौंप देता, और जिसमें ये लड़कियों को जिनको जोड़ा था उसमें 22 लड़कियों को ये कहा गया कि वो सब इस्लाम कबूल कर ली हैं और भारत छोड़ने को तैयार हो जाएं। इसने कहा 22 लड़कियां जो उनके संपर्क में और आईं, जो उनके हैंडलर्स थे, उससे अब्दुल ने कहा उन 22 लड़कियों से कह दो कि वो इस्लाम कबूल कर लें और भारत छोड़ने के लिए तैयार हो जाएं। इतने अच्छे से वो लोगों का ब्रेन वॉश करने लगा। और धीरे धीरे जब उन लड़कियों का ब्रेन वॉश किया गया तो लड़कियां भारत छोड़ने के लिए तैयार भी हो गईं। और साल आता है 2010, 24 से 31 मई के बीच उन्हें मुंबई एयरपोर्ट से अफ़गानिस्तान पहुंचा दिया गया। अफ़गानिस्तान से इन्हें ननगहार, और जैसा कि हम बताए थे आपको, जो कि एनआईए की रिपोर्ट है, तो इनको अफ़गानिस्तान पहुंचाया गया और अफ़गानिस्तान के ननगढ़हार पहुंचा दिया गया। अभी ननगढ़हार पहुंच जाती हैं 2016 के करीब, माफ़ कीजिएगा 2016 के करीब 64 भारतीय, जिसमें लगभग 26 जो कि पुरुष थे और 13 महिलाएं, बाकी सब बच्चे थे, ये लोग आईएसआईएस ज्वाइन कर लिए। जो 22 लोग गए थे ये लोग आईएसआईएस ज्वाइन करा दिया गया इनको। कायदे से कहें तो 2016 बहुत बड़ा साल रहा इन लोगों के लिए। और इसी साल 2016 में एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ। इंडियन आर्मी में पदस्थ एक महिला जिसका नाम था मिनी बेंजायन, वो कोर्ट जाती है और बताती है कि उसकी बेटी जिसका नाम अपर्णा है उसे जबरन इस्लाम कबूल करा दिया गया है। और जो मल्लापुरम में सत्य सारणी ट्रस्ट है, वो पीएफआई का एक विंग्स है, उसने ये काम करवाया है। तो उसको ट्रेस किया गया। मामला जब कोर्ट पहुंचा, कोर्ट ने आदेश दिया और उसे ट्रेस किया गया। ट्रेस करने के बाद अपर्णा को, चूँकि मामला कोर्ट पहुंच गया था, अपर्णा को कोर्ट में आना पड़ा। तो अपर्णा जो थी वो कोर्ट में अकेले नहीं आई, उसके साथ सुमैया नाम की एक लड़की आई। और ये जो सुमैया लड़की थी वो अब्दुल के साथ ही काम कर दी थी, आईएसआईएस की, वो भी हैंडलर्स थी, तो उसके साथ आई। और ये अपर्णा जो थी वो बीटेक की छात्रा थी। तो जब ये बीटेक कर रही थी तो जो इसका हॉस्टल था, उसी हॉस्टल से इससे पीएफआई का सदस्य, ये जो अब्दुल है, वो संपर्क करता है, उसका ब्रेन वॉश करता है और धीरे धीरे उस लड़की को अपने झांसे में फंसाता है। और उसे कहा जाता है कि अपनी माँ को फ़ोन लगाओ और कहो कि तुम उनके साथ नहीं रहना चाहती, तुमने इस्लाम कबूल कर लिया है। और इस अपर्णा की शादी भी एक ऑटो ड्राइवर से कर दी जाती है। जो लड़की बीटेक की स्टूडेंट थी उसकी शादी एक ऑटो ड्राइवर से कर दी जाती है। साल 2016 में ही एक दो हिंदू लड़की अथीरा और अकीला नाम की, इनके साथ भी कुछ ऐसा ही होता है, इनका ब्रेन वॉश किया जाता है। बाद में इन्हें भी पीएफआई के जो हैंडलर्स हैं ये लोग ब्रेन वॉश करके इनका धर्मांतरण करते हैं, जिसमें अथीरा की शादी साफीन से करा दी गई, जिसके बाद अथीरा का नाम हादिया करा दिया गया। और इस मैटर को, जो ये मैटर बता रहा हूं मैं आपको, अथीरा का, जिसकी माँ ये आर्मी में थी, उसने मैटर कोर्ट में डाला
तो इसको भी आप बाकायदा इंटरनेट पे देख सकते हैं। हादिया के पिता जो थे वो इंडियन आर्मी में थे और रिटायर्ड ऑफिसर थे। वो कोर्ट में जाके एक केस करते हैं और उसमें बताते हैं कि उनकी बेटी को बहला फुसलाकर ब्रेन वॉश करके इस्लाम कबूल करवाया गया। लेकिन ये केस पीएफआई का जो काम था उसको और ज़्यादा उजागर किया और ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट में पीएफआई की तरफ से अच्छा खासा पैसा खर्च किया गया। जो हादिया थी, हादिया के तरफ से पीएफआई ने लगभग 1 करोड़ रुपए खर्च किए। इतना ही नहीं, जब ये कोर्ट में केस चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में, तो इसके लिए एक बहुत नामी अधिवक्ता कपिल सिब्बल को इन लोगों ने अपना केस के लिए चुना। आप समझ सकते हैं कपिल सिब्बल साहब से, अगर कपिल सिब्बल साहब आपका केस देखते हैं तो कितना फीस करते हैं, काफ़ी महंगे अधिवक्ता हैं। उनको चुना गया। तो ऐसे चलता रहा। बाद में जो हादिया है वो केस जीत जाती है। हादिया मतलब पीएफआई एक हिसाब से जीत जाती है और उसके पिता हार जाते हैं। तो जो मतलब मल्लापुरम का सत्यसारणी ट्रस्ट है, बाद में उस पर रेड किया गया और वहाँ ऐसे डॉक्यूमेंट्स मिले जिनमें पता चला कि लगभग 70 हिंदू लड़कियाँ ऐसी थी जिन्हें इस्लाम कबूल किया। और जो ये मैटर कोर्ट में चल रहा था, तो एनआईए ने बताया कि सत्यसारणी द्वारा बहुत भारी संख्या में एक कन्वर्जन का काम चालू है। साल 2016 में ही रिपोर्ट के आते ही इसे टाइम्स ऑफ इंडिया ने बाकायदे पब्लिश किया और ये रिपोर्ट टाइम्स ऑफ इंडिया की भी थी। टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी लिखा कि करीबन 6000 से ज़्यादा लोग केरला में इस्लाम कबूल कर चुके हैं और इसमें जिन्होंने इस्लाम कबूल किया है उसमें क्रिश्चियन और हिंदू, ये दोनों यंग लड़कियां हैं। और बताया कि जो 2 रिलीजियस ग्रुप है, ये कोझीकोड और मल्लापुरम में है, जो पूरे कन्वर्जन में अपना रोल प्ले कर रहा है। मैंने शुरू में ही बता दिया 2 रिलीजियस ग्रुप जो पीएफआई का सपोर्ट कर रहे थे। और उसने बताया कि 5793 ऐसे लोग थे जिन्हें 2011 से लेकर 2015 तक इस्लाम कबूल कराया गया, जिसमें 76% महिलाएं जो 35 से कम की एज की थी। और इसी साल जो लोग थे जिन्हें अब्दुल्ला ने भेजा, वह अफ़गानिस्तान के खुरासन में रह रहे थे और इधर उधर वो भटक रहे थे यहाँ से भेजने के बाद। तो जो अब्दुल्ला का परिवार है उसे ये पता नहीं था कि उसका लड़का पीएफआई के लिए काम करता है, आईएसआईएस का हैंडलर्स बन चुका है, उससे जुड़ा हुआ है। ये अब्दुल्ला के परिवार को नहीं पता था। तो हुआ यूँ कि कासरगोड स्टेशन में अब्दुल्ला की फैमिली ने एक केस, जो कासरगोड पुलिस स्टेशन है वहाँ पे अब्दुल्ला की जो फैमिली थी जिसे ये सब पता नहीं था, उसने एक केस दर्ज कराया और उसमें कहा कि उसकी बहू और उसका बेटा दोनों लगभग 1.5 महीने से गायब हैं। कमाल की बात यह है कि इसी थाने में जब इसकी माँ ने, इसके परिवार ने केस दर्ज कराया तो लगभग 2 दिन के अंदर 13 केस दर्ज कराए गए। जब मामला पुलिस के पास आता है तो पुलिस जो है अपना इन्वेस्टिगेशन करती है और पता चलता है कि ये सभी लोग भारत से निकलकर इराक और सीरिया पहुंचे हैं और वहां जाके आईएसआईएस ज्वाइन कर चुके हैं। पुलिस जब जांच के लिए आगे बढ़ती है तो पता चलता है कि अब्दुल्ला की जो पहली बीवी है, जिसका नाम यास्मीन है, वह दिल्ली में रहती है। और जब उसे ट्रेस किया जाता है तो पता चलता है कि वह दिल्ली में
जामिया नगर में रहती है और ये यहाँ से अब्दुल्ला और ISIS के लिए काम करती है। पुलिस ने जब अलर्ट जारी कर दिया यहाँ, तो यास्मीन को पता चला। तो यास्मीन भागने की फिराक में 1 अगस्त 2016 को IGI एयरपोर्ट दिल्ली से गिरफ्तार कर ली जाती है। उधर अफगानिस्तान में जो लोग यहाँ से गए हुए थे और वहाँ वो एक जगह स्थिर नहीं हो पा रहे थे, अफगानिस्तान में दर बदर भटकते रहते थे। तो एक दिन अफगानिस्तान की जो फोर्स है उसने ISIS के कैंपों पर हमला कर दिया, जिसमें अब्दुल्ला के साथ ही बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। इसके बाद वो जो 22 लोग थे, जिसमें कई महिलाएं थीं, बच्चे थे, उसमें जब लोग मारे जाते हैं तो जो 10 महिलाएं थीं उन लोगों ने अफगानिस्तान फोर्स के सामने सरेंडर कर दिया। और जो अफगानिस्तान में उसके फोर्स के सामने सरेंडर किया था, वो लास्ट में भटकते भटकते इराक, ईरान, सीरिया से खुरासान पहुंचे थे। और भारत में यास्मीन को चूंकि पकड़ लिया गया था और जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी थी उनको पता चलता है कि अफगानिस्तान में अब्दुल्ला को मारा गया। और हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसी है NIA, वो अफगानिस्तान पहुंचती है और अफगानिस्तान पहुंच के जो ये लोग मारे गए थे उनके अलावा जो ये 10 लड़कियां, जिसमें सोनिया भी थी, उनसे ये पूछताछ करते हैं। तो जो सोनिया है उससे जब बातचीत होती है तो वह कहती है कि जैसे मैंने सोचा था वैसा कुछ हुआ नहीं, यहाँ की ज़िंदगी बहुत मुश्किल है। हमने सोचा था कि यहाँ की ज़िंदगी बहुत ऐशो आराम वाली होगी, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं हो रहा। सोनिया ये कहती है और वो कहती है कि वह इंडिया लौट कर आना चाहती है और अपने परिवार के साथ रहना चाहती है। अपने परिवार मतलब पति के परिवार के साथ रहना चाहती है। और वो कहती है कि वो बाद में ISIS में शामिल नहीं होगी और ISIS के लिए ऐसा कोई काम नहीं करेगी। लेकिन जो उसके साथ दूसरी लड़की निमिषा है, ये जब हमारे NIA के ऑफिसर्स, हमारे इंटेलिजेंस के जो ऑफिसर्स हैं, वो जो पूछते हैं तो इनके प्रश्नों का उत्तर ना देके वो मुस्कुराती है, उसको ऐसे फील करती है, ऐसे अपने आप को पेश करती है कि जैसे उसे कुछ हुआ ही नहीं है, उसके लिए सब कुछ खेल है। तो जब ये खबर हमारी सरकार को मिलती है तो हमारी सरकार, जो भारत सरकार है, वो फैसला लेती है कि यहाँ से गए जितने लोग हैं उन सभी को, किसी को भारत में आने की वो अनुमति नहीं देगी। आज भी वो लोग अफगानिस्तान की जेलों में हैं। साल 2020 में US डिपार्टमेंट ने एक रिपोर्ट बनाई, एक रिपोर्ट तलब की, और उसमें जो लाइन थी, उसने जो कहा, उसमें जो रिपोर्ट में एक टैग लाइन थी, कंट्री रिपोर्ट ऑन टेररिज्म 2020 इन इंडिया। और ये रिपोर्ट जो थी वो इंडिया के ऊपर कंट्री टेररिज्म रिपोर्ट थी, जहां अमेरिका ने माना कि 76 ऐसे लोग हैं, आज भी हैं, जो ISIS के लिए उनके लड़ाकों का काम करते हैं और वो इंडिया से हैं। फिर जब 2021 में सायरो मालाबार चर्च के जो बिशप हैं, उन्होंने भी अपनी एक रिपोर्ट ले जाके डायरेक्ट सीधे PM ऑफिस में NIA को पेश किया और उसमें बताया उसने कि 21 क्रिश्चियन लड़कियां जिनका धर्मांतरण कराया गया और उनका भी कुछ पता नहीं चल रहा है। और ऐसी खबर है कि उन सब लड़कियों को भी इन लोगों ने ब्रेन वॉश करके, PFI के सदस्य और उनके दोनों सहयोगी सदस्य, इन दोनों ने
ब्रेन वॉश करके उन लड़कियों को भी ISIS ज्वाइन करवा दिया है। 2022 में, जनवरी 2022 में NIA ने खुलासा किया कि केरल में एक स्लीपर सेल है, वह जिसमें बहुत तादाद में हिंदू लड़कियों को इस्लाम में कन्वर्ट करवाया, इस्लाम कबूल करवाया, और वो युवाओं को भी बरगलाने का काम, उनको भड़काने का काम बहुत ऊंचे लेवल पे कर रही है। जनवरी 2022 में NIA ने 7 टेररिस्ट को गिरफ्तार किया केरल से, और एक बात सामने आई कि कुछ ग्रुप UK में हैं जो लड़कियों को नशीला पदार्थ देकर उनका यौन शोषण करते हैं और उनका धर्मांतरण करते हैं। UK में ऐसा ग्रुप काम करता था जो ग्रुप UK में काम करता था उसका नाम दिया गया था ग्रूमिंग गैंग, जो ऐसी गतिविधियों में शामिल रहता था कि वो ISIS का हैंडलर्स बनाने का काम, ISIS के लिए काम करवाना, पूरी तरीके से एक आतंकी संगठन को तैयार करने का काम। तो जो मूवी आई है जिसका विरोध हो रहा है, उस मूवी के विरोध में कांग्रेस, जमात उलेमा-ए हिंद और CPIM ये भी पार्टियां शामिल हैं। तो मैं आपको बताता चलूं, जैसे शुरू में ही मैंने बताया कि इसी CPIM जो आज विरोध में खड़ी है, इसी CPIM के ही चीफ मिनिस्टर थे BS सच्चिदानंदन, जिन्होंने कहा था कि 2030 तक केरल इस्लामिक स्टेट बना दिया जाएगा। तो उस समय तो कोई भाजपा की साथ सरकार तो थी नहीं, आज सब लोग विरोध कर रहे हैं। तो कुल मिला के ये थी रियल स्टोरी, और जो मैंने आपको सुना है NIA का रिपोर्ट है, कुछ मेरी किंवदंती नहीं है। तो जो वास्तविक चीज़ें थीं, जो वास्तविक घटनाएं थीं, वो मैंने आपको बताई। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये घटना से चीज़ें क्लियर हुई होंगी। और एक बात जो मैं कहूँगा कि आतंकवादी बनकर ज़िंदगी बर्बाद करना, इतनी अच्छी पढ़ाई करके लड़कियों को ब्रेन वॉश होता है, वो फिर यहाँ से बगदादी के गढ़, यहाँ से जाती इराक में, इराक पे बगदाद, मोसूल, इन सब जगहों पे जाती हैं। उनका दो ही असर होता है, या तो उनको जो ISIS के ऊपर अटैक करेगा अमेरिका, या अफ़गानिस्तान के अंदर है तो अफ़गानिस्तान, मतलब सेनाएं अटैक करेंगी और वो तो उनकी सेनाओं के हथियारों से मारे जाएंगे, ये तो उनको ISIS किसी कारण से मारेगा, ये तो दर बदर भटकते भटकते मर जाएंगे। उनकी ज़िंदगी भटकते भटकते मरना ही है। और इसी पे फिल्म बनी केरला, द केरला स्टोरी। तो ये जो रियल स्टोरी है, द केरला स्टोरी, ये मैंने आपके सामने रखा। उम्मीद है आप लोग मुझे सजेस्ट करेंगे, मैं और कितना अच्छा कर सकता था वो बताएंगे आप। तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कैसी लगी ये स्टोरी, और कैसे मैं और अच्छे तरीके से इसको प्रस्तुत कर सकता था। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।